हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ जूही मिश्रा, आपकी बायोलॉजी एडुकेटर। और आज हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जेनेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो बच्चे क्लास 12th में जेनेटिक्स अभी स्टार्ट कर रहे हैं या जो बच्चे नीट 2022 के लिए टर्मिनोलॉजीज़ के सेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, ये सेशन उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपको बताऊंगी कि जो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जेनेटिक्स के, जिनको ABCD बोलते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी और उनका क्या बेसिक मतलब है। चलिए क्लास सबसे पहले शुरू करते हैं। हम बात जीन्स के थ्रू करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम समझेंगे जीन्स क्या है। देखो, जेनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है बायो की जिसमें आप हेरिडिटी और इनहेरिटेंस की बात करते हैं, कैरेक्टर के ट्रांसमिशन की बात करते हैं। लेकिन वो ट्रांसमिशन होता कैसे है, तो इसकी पूरी कहानी जो है वो जीन्स के इर्द गिर्द घूम रही है। देखो, आपको मालूम है कि हमारी बॉडी में क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स 50% फादर और 50% मदर हमें कंट्रीब्यूट करती है। तो ये जो क्रोमोसोम आपको दिख रहा है, इस पे आपको यहाँ पे कुछ डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे जो लीनियरली अरेंज होते हैं। ये बात प्रूव हो चुकी है क्रोमोसोमल थियरी में। तो लीनियरली अरेंज डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो क्रोमोसोम्स के ऊपर हैं, इनको ही जीन्स बोलते हैं। इनको बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है जीन। जीन जो है इसको क्लासिकल यूनिट ऑफ DNA भी बोलते हैं, यानी क्रोमोसोम्स पर DNA होता है, DNA पर जीन होती है। और टर्म जीन जो है वो जोहानसन ने दिया था, इन्होंने टर्म यूज़ किया था जीन, जबकि मेंडल ने टर्म यूज़ किया था फैक्टर। और मेंडल के फैक्टर के बाद मेंडेलियन फैक्टर काफ़ी दिनों तक चला, बाद में यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस का नाम बदल करके जीन रख दिया गया। तो कभी भी क्रोमोसोम पर जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर कैरेक्टर के ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी को जीन बोलते हैं। अब जीन हमेशा पता है पेयर में होता है, इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर, जिसको आप एलिल बोलते हो या एलिलोमॉर्फ कहते हैं। इसको हम ये कह सकते हैं पेयर ऑफ जीन, या जीन ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर। जीन हमेशा पेयर में होता है, और उस पेयर ऑफ जीन में जो दो चीजें होती हैं, जीन ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर, जिनको एलिल या एलिलोमॉर्फ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक टॉल कैरेक्टर है पी प्लांट का, जिसको दो जीन मतलब जीन तो सिंगल होगी लेकिन एलिल दो दिख रहे हैं। वी कैन राइट एलिल लाइक दिस, हम इस तरीके से एलिल लिख सकते हैं। अब अगर एलिल आइडेंटिकल है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो एलिल अगर आइडेंटिकल है, यहाँ भी आइडेंटिकल है, यहाँ भी आइडेंटिकल है, मतलब सेम अल्फ़ाबेट दिख रहा है आपको, या तो दोनों कैपिटल है या तो दोनों स्मॉल है, तो आइडेंटिकल एलिल्स को होमोजाइगस बोलते हैं। अब अगर कैपिटल है तो होमोजाइगस डोमिनेंट बोलेंगे, क्योंकि डोमिनेंट को हमेशा कैपिटल से, जबकि आइडेंटिकल स्मॉल लेटर से है तो इसको होमोजाइगस रिसेसिव बोलेंगे। और रिसेसिव वो होता है जो कैरेक्टर कभी भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं करता। तो नॉन आइडेंटिकल एलिल अगर एक जीन पेयर में है, तो नॉन आइडेंटिकल एलिल को टर्म यूज करेंगे हेट्रोजाइगस। और जो भी एलिल, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि हेट्रोजाइगस में आपको एक एलिल डोमिनेंट भी दिख रही है, एक आपको रिसेसिव भी दिख रही है, लेकिन जो यहाँ पे एलिल एक्सप्रेस कर जाएगी हेट्रोजाइगस कंडीशन में, उसको डोमिनेंट बोलते हैं। यानी अगर कंडीशन हेट्रोजाइगस है तो कैपिटल लेटर जिस कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा होगा वो कैरेक्टर आपको दिखेगा। तो डोमिनेंट वो होता है जो होमोजाइगस के साथ साथ हेट्रोजाइगस में भी एक्सप्रेस करता है, जबकि इसके जस्ट अपोजिट जो रिसेसिव आप देख पा रहे हैं, रिसेसिव कभी भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। यानी आपने क्या देखा, क्रोमोसोम्स पर जीन्स की लोकेशन होती है लीनियर, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, या इनको हेरिडिटी व्हीकल के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज ये कैरेक्टर का ट्रांसमिशन करवाते हैं। जीन हमेशा पेयर में होता है, एलिल या एलिलोमॉर्फ कहते हैं।
अगर आइडेंटिकल एलिल होगी तो होमोजाइगस, नॉन आइडेंटिकल होगी तो हेट्रोजाइगस, और अगर लेटर कैपिटल यूज कर रहे हैं तो डोमिनेंट, और रिसेसिव यूज कर रहे हैं अगर स्मॉल तो रिसेसिव। ठीक है, और आगे देखो। इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगली टर्मिनोलॉजी जो हम डिस्कस करेंगे, दिस इज डोमिनेंट एंड रिसेसिव। इसको हिंदी में प्रभावी और अप्रभावी बोलते हैं। तो डोमिनेंट और रिसेसिव का यहाँ पर काफ़ी यूज़ है। तो सबसे पहले तो इनका इंडिकेशन याद रखना कि मतलब डोमिनेंट वो कैरेक्टर होता है, दोज कैरेक्टर दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन बोथ कंडीशन। और बोथ कंडीशंस का मतलब है होमो और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में अगर कोई कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, इसका मतलब वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। एंड दिस डोमिनेंट कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय डोमिनेंट जीन या डोमिनेंट एलिल। इसको हमेशा डोमिनेंट एलिल कंट्रोल करती है। लेकिन रिसेसिव क्या होगा? द कैरेक्टर ओनली एक्सप्रेस इन होमोजाइगस, नेवर इन हेट्रोजाइगस। ये केवल होमोजाइगस में एक्सप्रेस करेगा और कभी भी हेट्रोजाइगस में एक्सप्रेस नहीं करेगा। स्मॉल लेटर से इंडिकेट करते हैं। नंबर 4 पे जो अगली टर्मिनोलॉजी है वो जीनोटाइप और फिनोटाइप है। आप कभी भी वेंडल के लॉज में जब आप उनके रेशियो का डिस्कशन करते हैं तो फिनोटाइप पहले लिखा जाता है और जीनोटाइप हमेशा बाद में लिखते हैं। इसके पीछे एक स्पेसिफिक रीज़न है, क्योंकि एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स आप पहले देख पाते हैं। इसका मतलब जो एक्सटर्नल कैरेक्टर होते हैं, जो इजीली एक्सप्रेसिबल होते हैं, जो आपको दिखते हैं, तो एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के लिए टर्म फिनोटाइप यूज होता है। टिपिकल हिंदी में इसको दृश्य प्रारूप कहते हैं। और जीनोटाइप जो होता है क्लास, ये उस कैरेक्टर के पीछे का जेनेटिक कारण होता है, यानी कि जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर फेनोटाइप। किसी भी फेनोटाइप के लिए जो उसका जेनेटिक मेकअप होगा वो उसका जीनोटाइप होगा। जो कैरेक्टर दिखेगा वो फेनोटाइप है और जो उसके पीछे जेनेटिक मेकअप है वो उसका जीनोटाइप है। ये टर्म भी जोहानसन का ही दिया हुआ था। इसके बाद एक टर्म आता है प्योर लाइन। बार बार टर्म आता है कि प्योर लाइंस को क्रॉस कराया, प्योर लाइंस ऑब्टेन की। तो प्योर लाइंस का क्या मतलब होता है? जो ट्रू ब्रीडिंग्स होते हैं, यानी कि ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी को आप प्योर लाइन बोलते हैं। और प्योर लाइन का मतलब ही होता है जिसमें केवल कंडीशन होमोजाइगस होती है, नेवर हेट्रोजाइगस। ट्रू ब्रीडिंग या प्योर होमोजाइगस होंगे ये। किसी भी तरीके का कोई मिक्सअप नहीं होगा कोई नए कैरेक्टर में, है ना। जैसे आपने डोमिनेंट को डोमिनेंट से, आप रिसेसिव से भी करा सकते हैं, लेकिन बस ध्यान ये देना है कि यू शुड कीप इन टच विद द होमोजाइगस कंडीशन। F1 आएगी इनकी डबल ए, फिर ऐसे से क्रॉस कराओगे तो सेम यहाँ पर भी होगा। इसके बाद अगली जो हम ले रहे हैं जो टर्मिनोलॉजी, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। F1 F2, जैसे F1 बोला, F2 बोला, F3 बोला, सो ऑन। तो यहाँ पे बोलते हैं फीलियल जनरेशन। अगर किसी पेरेंट के मतलब फर्स्ट जनरेशन है तो दिस इज फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ठीक है, F1 को फर्स्ट फीलियल जनरेशन बोलते हैं, F2 को सेकेंड फीलियल जनरेशन। अगर F3 F4 निकालना है तो थर्ड और फोर्थ फीलियल जनरेशन हो जाएगी। इसके बाद है पनेट स्क्वायर। क्या होता है? रेजिनाल्ड सी पनेट का नाम याद रखिएगा। और पनेट स्क्वायर एक बायोस्टैटिस्टिकल ग्राफ है जिसका इस्तेमाल मेंडल ने अपने रिजल्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए किया था। ये बायोस्टैटिस्टिकल ग्राफ है। इट्स अ बायोस्टैटिस्टिकल ग्राफ टू रिप्रेजेंट द रिजल्ट्स ऑफ मेंडल गिवन बाय रेजिनाल्ड पनेट। RC पनेट नाम याद रखिएगा। चेकर बोर्ड मेथड के नाम से भी जानते हैं। अगर आप एक कैरेक्टर को कंसीडर करके क्रॉस कराएंगे तो 4 बॉक्सेस होंगे। अगर आप 2 कैरेक्टर कंसीडर कराएंगे, 4 का स्क्वायर 16 होगा। 3 कैरेक्टर तो 16 का स्क्वायर होगा। इस तरीके से कैरेक्टर अगर आप बढ़ाते जाएंगे
तो बॉक्सेस में उसका स्क्वायर करते जाएंगे। कितने बॉक्सेस चाहिए, एक कैरेक्टर पे 2 LL होगी, 2 LL 2 ट्रेट होंगे, 4 बॉक्स बनेंगे। 2 कैरेक्टर पे 4 ट्रेट होंगे, 4 का स्क्वायर, 3 कैरेक्टर पर 16 का स्क्वायर। इस तरीके से आप निकालते जाएंगे। देन आफ्टर मोनोहाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉसेस क्या होते हैं, अगर कोई क्रॉस कराते समय, मेटिंग कराते समय अगर आप सिर्फ एक कैरेक्टर का ध्यान दें, ओनली वन कैरेक्टर एट अ वन टाइम, व्हेन कंसीडर ओनली वन कैरेक्टर एट वन टाइम, वन या सिंगल कैरेक्टर एट वन टाइम। जैसे मान लो मैंने सिर्फ प्लांट की हाइट को लेके क्रॉस कराया, टॉल ड्वार्फ लिया, या फ्लावर का कलर ले लिया, पर्पल और वाइट ले लिया, मतलब एक बार में बस एक ही कैरेक्टर अगर कंसीडर करें तो मोनोहाइब्रिड बोलते हैं। अगर 2 कैरेक्टर एक बार में कंसीडर करें, जो मेंडल का 3rd लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, यहाँ पे इन्होंने 2 कैरेक्टर लिए थे, एक सीड का कलर भी लिया था, सीड का शेप भी लिया था। तो जब आप 2 कैरेक्टर कंसीडर करते हैं क्रॉस करवाते समय तो आप उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। और उसके अलावा क्लास डाई हाइब्रिड क्रॉस अगर आप 2 से ज़्यादा कैरेक्टर कंसीडर करते हैं तो फिर आप इसको पॉलीहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, इसको भी समझ लीजिए। अगर आप क्रॉस करा रहे हैं, पहले आपको मैं बैक क्रॉस बता दूं। बैक क्रॉस का मतलब होता है, सपोज हमने एक पेरेंट 1 लिया, डबल कैपिटल टी, क्रॉस कराया विथ स्मॉल टी, दिस इज P2, F1 विल बी कैपिटल T स्मॉल t, और ये फर्स्ट जनरेशन आ गई। अब अगर हम इस F1 की प्रोजेनी का क्रॉस या तो इसके P1 से कराएं, यानी कि डबल कैपिटल T रख दें, और आइदर विद द P2 स्मॉल t रख दें। आप इस स्मॉल की जगह कैपिटल भी ले सकते हो, हेट्रोजाइगस भी ले सकते हो, आपका जो मन करे। मतलब बस आपको ये ध्यान देना है कि P1 और P2 पर आपने क्या जीनोटाइप लिया है। तो जो जीनोटाइप यहाँ P1 और P2 में, 1 विल बिहेव एज अ फीमेल, 1 विल बिहेव एज अ मेल, ये रैंडम होता है, आप कोई भी किसी को भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये बात का आपको ध्यान देना है कि जब फर्स्ट जनरेशन के बच्चों का क्रॉस या तो पीछे से जीनोटाइप लाना होता है, P1 से या P2 से, तो आप उस केस में टर्म यूज करते हैं बैक क्रॉस। लेकिन अगर आपको जीनोटाइप पता करनी है, आपको नहीं मालूम F1 का जीनोटाइप कैसा है, हेट्रो है कि होमो है, तो ऐसे में टेस्ट क्रॉस कराते हैं। अब टेस्ट क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस का मतलब सपोज हमने P1 लिया पर्पल फ्लावर के साथ, तो पर्पल फ्लावर के लिए डबल कैपिटल P, क्रॉस कराया हमने वाइट फ्लावर के साथ स्मॉल p, ये आपका P2 हो गया। मैंने दूसरा कैरेक्टर लिया, आप ऊपर वाले क्रॉस से भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पर जो F1 की जनरेशन आएगी, दिस विल बी कैपिटल P स्मॉल p, ये सारे पर्पल फ्लावर के साथ होंगे। तो जब आप F1 के बच्चे का क्रॉस उसके डबल रिसेसिव के साथ करवाते हैं, मतलब हमेशा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट जनरेशन के बच्चे का क्रॉस रिसेसिव के साथ करवाना है, ये पता करने के लिए कि F1 जो है वो हेट्रो है कि होमो है, तो आप उस क्रॉस को टेस्ट क्रॉस कहते हैं। यानी टेस्ट क्रॉस में आपको P1 और P2 के जीनोटाइप से कोई लेना देना नहीं है। अभी तो फिलहाल आपको यहाँ P2 डबल रिसेसिव दिख रहा है, अगर मैं इसको हटा के रिप्लेस कर दूं, मान लो यहाँ भी मैंने कैपिटल ही रखा होता, ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये रिजल्ट कैपिटल P स्मॉल p ही आया होता, कैपिटल P, फिर भी इस केस में अगर हमको टेस्ट क्रॉस कराना था तो हम अलग से स्मॉल p लाते, फिर क्रॉस कराते, ठीक है। और एक आता है बिल्कुल आखिर में जिसको रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं, और रेसिप्रोकल का मतलब होता है, बस उल्टा कर देना है आपको, रेसिप्रोकल क्रॉस। ये क्या होता है, आपको एक जगह A क्रॉस B लिखना है, एक बार में A मेल और एक बार में B फीमेल होगा, तो सिमिलरली अपोजिट टू दिस अगले के क्रॉस में A विल बिहेव एज अ फीमेल एंड B विल बिहेव एज अ मेल। तो अपोजिट कर दिया, एक बार हमने A मेल लिया तो एक बार हमने A का फीमेल ले लिया। ऐसे क्रॉसेस को रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, इसका ध्यान दीजिएगा। मैं अगली क्लास में आपको मेंडल के लॉज बताऊंगी। ऑल द वेरी बेस्ट, टिल देन प्लीज टेक केयर, थैंक यू सो मच।